प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए JCRT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इसी मॉडल प्रश्न के पैटर्न के जैसा ही आप लोग का परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं टोटल प्रश्न की संख्या आपका 19 रहेगा। अति लघु उत्तरीय में टोटल 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक उत्तर के अंक 2 निर्धारित है। फिर प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक के अंक 3 रहेंगे। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक में 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 5 नंबर के रहेंगे। वीडियो को हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपके लिए उबाऊपन ना बन जाए, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले इस पार्ट में आज हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, सुनिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट का आंसर भी बना देंगे, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। एक ज़रूरी बात है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है, जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था, समग्र उत्पादन, समग्र विनियोग आदि। कहने मतलब है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसमें आपका राष्ट्रीय आय आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा, ये सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो विनियोग का आशय उस व्ययों से है, यहाँ पर लिखा गया है, उस व्ययों से होता है जिनके करने से पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, कारखाना, मकान, फर्नीचर आदि में वृद्धि होती है। निवेश में उत्पादन कार्य हेतु आवश्यक मशीनों तथा यंत्रों के साथ साथ नए निर्माण तथा स्टॉक में होने वाली वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। कहने मतलब है विनियोग क्या है? तो किसी चीज़ में हम पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो वो एक तरह का विनियोग ही कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आय कर, संपत्ति कर आदि। मतलब जिस पर टैक्स लगाया गया है वही व्यक्ति टैक्स का भुगतान कर रहा है, वह किसी दूसरे पर नहीं टाल सकता है, वह खुद ही टैक्स का भुगतान कर रहा है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अगला है, ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है? तो ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय इसलिए कहलाता है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से सरकार की देयता में कमी आती है। देयता में कमी आता है, मान लो आप उधार लिए हैं तो अगर आप उसको चुका रहे हैं तो आपका जो देयता है वो क्या होगा? कम होगा। इसलिए ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान क्या होगा? तो MPC जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है? 0.3। तो एक फॉर्मूला होता है MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। जब हमको MPS का मान निकालना है तो MPC को बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा MPS बराबर 1 माइनस MPC। अब यहाँ पर 1 का 1 माइनस का माइनस और MPC के जगह क्या लिख देंगे? 0.3। अब 1 में 0.3 को घटाएंगे तो 0.7 आ जाएगा। ये MPS का मान है।
अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य किसी राष्ट्र से कोई व्यापार या परिसंपत्तियों का लेन देन नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। शॉर्टकट भाषा में हम लोग समझेंगे कि जिस देश का किसी देश के साथ व्यापार व्यवसाय नहीं होता है, वे अपना केवल घरेलू क्षेत्र में ही व्यापार करते हैं, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। अब हम लोग आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है, वस्तु का उत्पादन लाभ प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है तथा आर्थिक क्रियाओं सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसकी विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, पूंजीवाद में निजी संपत्तियों का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। तीसरा, पूंजीवाद में लाभ उद्देश्य प्रमुख होता है। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ प्राप्ति होती है। चौथा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है, अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग सभी कीमतों द्वारा निर्धारित होते हैं। पांचवा है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी राय को इच्छानुसार विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर सकता है। मतलब जिसमें हमको उत्पादन करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप ना हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है 9th, व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है? तो जमा प्राप्त करना। व्यावसायिक बैंकों का एक मौलिक कार्य जनता से जमा प्राप्त करना है। जनता से प्राप्त जमा पर बैंक कुछ ब्याज भी देते हैं तथा इसी जमा की रकम को अधिक ब्याज की दरों पर कर्ज देकर मुनाफा प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक बैंक 3 प्रकार के खातों में रकम जमा करते हैं। पहला है अस्थायी जमा खाता, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा है चालू खाता, मतलब करेंट अकाउंट। और तीसरा है बचत बैंक खाता, जिसको हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं। दूसरा है ऋण देना। तो व्यावसायिक बैंक खातों में जो जमा की रकम प्राप्त करते हैं उसे विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में देते हैं। विभिन्न खातों में जमा रकम पर चुकाए गए ब्याज की राशि एवं ऋणों से प्राप्त ब्याज की राशि का अंतर ही बैंकों का मुनाफा होता है। बैंक निम्न प्रकार से ऋण देते हैं। पहला है अधिविकर्ष के द्वारा, बी है नगद साख द्वारा, ऋण एवं अग्रिम के रूप में, विनिमय बिलों अथवा हुंडियों का बट्टा करना तथा याचना एवं अल्प सूचना ऋण देते हैं। तीसरा इसका कार्य है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, जिसमें बैंक के समान उपयोगिता संबंधी कार्य निम्नलिखित है। पहला है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, बी है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, सी है साख प्रमाण पत्र एवं अन्य साख पत्रों को जारी करना, डी है ग्राहकों को दूसरे की साख के बारे में जानकारी देना और ई है व्यावसायिक सूचना तथा आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना। एफ है वित्तीय मामलों के संबंध में सलाह देना और लास्ट है मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा देना। चौथा कार्य है एजेंसी के कार्य। तो बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें एजेंसी के कार्य कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, दूसरा ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम करना, तीसरा ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, चौथा चेक एवं अन्य साख पत्रों के भुगतान को इकट्ठा करना, अगला कार्य है प्रतिनिधि के समान कार्य करना और फिर लास्ट है ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। ये सब व्यावसायिक बैंक के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड हम लोग अंतिम वस्तु को लिए हैं, एक साइड मध्यवर्ती वस्तुओं को लिए हैं।
तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में ही है। कहने मतलब है जैसे आपके पास गेहूं है तो गेहूं से क्या बनेगा, आटा, आटा के बाद बनेगा रोटी। तो अंतिम वस्तु क्या हुआ, रोटी। तो वो क्या है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया, मतलब गेहूं से आटा बन गया, आटा से अब रोटी बन गया, अब उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। और बाकी जो आपका आटा है वो क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। अंतिम वस्तु दूसरा अंतर है, इनमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं है। मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य जोड़ना शेष रहता है, मतलब रोटी जो बनता है उसमें गेहूं और आटा का मूल्य शामिल रहता है, तो इसलिए इसमें मूल्य जोड़ना शेष नहीं रहता है। और मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य जोड़ना शेष रहता है, मतलब गेहूं के बाद आटा बनेगा तो उसमें फिर जब रोटी वो बनेगा तो उसमें आपको गेहूं और आटा का मूल्य जोड़ना शेष रहता है। अंतिम उपभोग करने वाले जिनमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते हैं के लिए तैयार होती है, मतलब अंतिम वस्तु रोटी क्या होता है, उपभोक्ता उपभोग कर जाता है, उसको खा लेता है, तो वो अंतिम उपभोग के लिए तैयार रहता है। मध्यवर्ती वस्तु क्या है, तो अंतिम उपभोग के लिए तैयार नहीं रहती है, मतलब आटा है तो आटा तो हम लोग फाकेंगे नहीं, अगर आप उसका प्रसाद बना के खा रहे तो वो भी क्या हुआ, प्रसाद के रूप में आप उसको तैयार करें, तब वो प्रसाद अंतिम वस्तु कहलाएगा। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, मतलब अंतिम वस्तुएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है। मध्यवर्ती वस्तु क्या है, तो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसको समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं एमपीएस के संबंध को निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो इसका परिभाषा को हम लोग याद करेंगे, आय में परिवर्तन, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और वाई हो गया आय। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, मतलब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उसी तरह एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, मतलब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब इन लोग में संबंध क्या है, तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई और एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। तो हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है, तो इसमें हम लोग डेल्टा वाई के जगह एमपीसी प्लस एमपीएस रखेंगे बराबर डेल्टा सी जहाँ है वहाँ पर इस उपभोग वाले मान को रखें, मतलब डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई प्लस का प्लस और डेल्टा एस के जगह हम लोग एमपीएस का मान को रख देंगे। यहाँ रख दिए डेल्टा एस बटा डेल्टा, फिर ये दोनों का क्या करेंगे, भिन्न निकाल देंगे, डेल्टा वाई तो डेल्टा वाई लिखाया और ऊपर हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब डेल्टा वाई को क्या करेंगे, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस का मान कितना है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस का मान है डेल्टा वाई, तो इसके जगह डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के जगह हम लोग डेल्टा वाई बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान दिया हुआ डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है, तो ऊपर भी डेल्टा वाई नीचे भी डेल्टा वाई कट के हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। अब संबंध क्या है, यदि एमपीसी का मान निकालना है तो एमपीएस को उठा के इधर कर देंगे तो हो जाएगा एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी का मान निकालना है तो यहाँ पर एमपीएस को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एमपीसी बराबर 1 माइनस एमपीएस। समीकरण से स्पष्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होता है। एमपीएस तथा एमपीसी के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आय के दो मुख्य कार्य हैं, उपभोग तथा बचत। उपभोग और बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं, मतलब जो भी आप कमाइएगा या तो उपभोग कीजिएगा या बचाएगा। अगर आप ज़्यादा उपभोग करते हैं तो बचत कम हो जाएगा और बचत ज़्यादा करते तो उपभोग कम हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला आता है y बराबर सी प्लस एस।
अगला क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते, उदाहरण दीजिए। तो एक एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने या कार्य करने की क्षमता रखता हो। आर्थिक एजेंट इस तरह से एक बाजार में निर्णय लेने वाले अभिनेता हैं। इन कार्यों से विभिन्न परिणाम उत्पन्न होते हैं जो समान रूप से आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। परिवार, जिसको हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे, कंपनियां जिसमें निर्माता और बाजार है, और राज्य जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को विनियमित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट है। आर्थिक एजेंटों का वर्गीकरण एक कथित बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित है, अर्थात इसका विदेशी बाजारों से कोई संबंध नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक एजेंट अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। परिवार जो उत्पादन मांगते हैं और उपभोक्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, वे भी अपने काम में उत्पादक होते हैं। एक कंपनी जो मशीनरी और विभिन्न इनपुट खरीदते हैं, भोजन बनाती है और बेचती है, यहाँ तक कि राज्य भी एक साथ निर्माता और उपभोक्ता होता है। मतलब जो भी आर्थिक क्रियाओं को जन्म देने वाले होते हैं वे सारे आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। तो राजस्व लेखा एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। राजस्व लेखा के 2 मुख्य घटक हैं। पहला है बजट प्राप्तियां और दूसरा है बजट व्यय। तो बजट प्राप्तियां में क्या है, तो पहला है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या है, तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनके फलस्वरूप ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। पूंजीगत प्राप्ति में है, पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। दूसरा है बजट व्यय। तो बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों का अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय में। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है ना ही देयता में कमी होती है। और पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाएं। तो खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझे तो इसका मतलब होता है कि ऐसा देश या समाज जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है और ऐसा भी नहीं कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आम लोग, उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सके। ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें व्यापारों को किसी भी प्रकार की बेईमानी से तो रोका जा सकता है, पर नियंत्रण को इतना भी कड़ा नहीं किया जाता है कि ईमानदार व्यापार में असुविधा हो। खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज या देश के अंदरूनी व्यापार के लिए होती है बल्कि बाहरी व्यापार को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। कहने मतलब है कि अपने देश में अपना देश का भी माल बिक रहा है और विदेशी माल भी बेच रहे हैं, तो वो खुली अर्थव्यवस्था है। तो बच्चों, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय का आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।